हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडवेब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक हमारा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से हमें इस वीडियो के अंदर चर्चा करनी है और उसको अच्छी तरह से समझना है ना। तो शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन, है ना। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। यस, तो ध्यान से देखें आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो द सॉल्यूशन विच ओबे Raoult law over the entire range of concentration are known as ideal solution। क्या मतलब है इसका कि ऐसे सॉल्यूशंस, है ना, जो ओबे राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं ना, राउल्ट के लॉ का पालन करते हैं। कब? ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसी भी सांद्रता पर, है ना, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, है ना। चाहे वो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा दो घटा दो, सॉल्वेंट की मात्रा को भी बढ़ा दो घटा दो, है ना, दोनों में से किसी भी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर यदि वो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को यदि ओबे करता है तो वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? मतलब जो सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को ओबे करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो ये दोनों की डेफिनेशन कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। अब आगे इसमें जब ये राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं तो वो क्यों करते हैं, है ना। तो ये जो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे सॉल्यूट हम जो इसके अंदर डाल रहे हैं हम उसका नाम देते हैं बी, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उनका नाम दे देते हैं हम ए, है ना। तो यहाँ पे जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हम मिला रहे हैं तो दोनों के पार्टिकल के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है ए और बी के बीच में, है ना। तो यदि वो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन जो हो रहा है ना, मिलाने के बाद यदि वो इंटरेक्शन उनके यदि सेम के पार्टिकल के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से, इंटरेक्शन ऑफ ए, मतलब ए वाले के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है और बी वाले का बी वाले पार्टिकल के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वही का वही इंटरेक्शन यदि ए और बी के बीच में भी हो, मतलब इंटरेक्शन के अंदर पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो वो सॉल्यूशन हमारे राउल्ट लॉ को ओबे करेंगे और वो सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर? जब वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे तो फिर उनके अंदर और क्या उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना। तो पहली होगी जैसे उनके पी टोटल, मतलब उस सॉल्यूशन की जो पूरा प्रेशर की जो टोटल वैल्यू है वो किस के बराबर होगी? तो वो दोनों, है ना, जैसे सॉल्यूट का हो जाएगा हमारा यहाँ पे P2 मान लेते हैं वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं P1, है ना। तो दोनों के जो वेपर प्रेशर की जो टोटल वैल्यू आ गई P1 प्लस P2, दोनों को जब हम टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो उसकी वैल्यू P टोटल की बराबर ही प्राप्त होगी। इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज प्राप्त नहीं होगा, है ना, यदि वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं तो। क्लियर? फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, है ना, डेल एच, है ना। डेल एच मतलब क्या? एंथैल्पी में होने वाला चेंज। कब? तो जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या दोनों में किसी प्रकार का कोई एंथैल्पी में चेंज होता है? तो
आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाते हैं तो दोनों में किसी भी प्रकार की कोई भी उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एंथैल्पी में चेंज होता नहीं है। मतलब डेल एच की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमें 0 प्राप्त होगी। क्लियर। और उसके बाद में डेल वी क्या है, वॉल्यूम है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन का जो टोटल जो वॉल्यूम हमें प्राप्त होता है वही का वही वॉल्यूम जब दोनों को अलग अलग मिलाने से पहले और मिलाने के बाद, है ना। मतलब दोनों के अंदर मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, उसके वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज प्राप्त होता नहीं है। मतलब डेल वी की वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। क्लियर। तो ये जब वो सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करेगा तो उसके अंदर ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ नोट की है वो आपको प्राप्त होने वाली है। क्लियर। तो ये जो मैंने लिखी है वो क्या है, जो आइडियल सॉल्यूशन होती है उनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। ओके। अब उसके बाद में कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके एग्जाम्पल। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। क्लियर। एन हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, हेक्सेन है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है ना, C6H14। क्लियर। और इसमें C7H16 है ना। दोनों के अंदर केवल एक CH2 का डिफरेंस है ना। मतलब दोनों लगभग सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले। इसलिए जब दोनों को हम मिलाते हैं तो दोनों में कोई भी ज़्यादा कोई चेंजअप होता नहीं है और दोनों आसानी से आपस में सोल्यूबल हो जाते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का और वो राउट लॉ को फॉलो करते हैं तो कोई भी हमें चेंजअप प्राप्त होता नहीं है। इसलिए वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारा है ब्रोमोमेथेन एंड क्लोरोमेथेन है ना। दोनों मेथेन है तो एक में ब्रोमीन है और एक में कौन है, क्लोरीन है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो। तो ब्रोमोमेथेन और क्लोरोमेथेन जब दोनों को मिलाते हैं तो वो भी हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना। उसी प्रकार बेंजीन और टोलुइन है ना, दोनों में केवल CH3 का डिफरेंस है ना। बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए तो वो क्या बन जाता है, टोलुइन बन जाता है। बेंजीन तो आपको पता ही है ना, C6H6। यस। तो दोनों को मिलाते हैं तो दोनों से बनने वाला सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। ओके। तो ये तो हो गई आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। यस। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब ये प्रेशर है ना P1 और P2 का फॉर्मूला क्या होगा, P1 इज इक्वल क्या होता है राउट लॉ के अकॉर्डिंग, P01 x1 और P2 का फॉर्मूला होता है P02 x2 है ना। ये दोनों कहाँ से आए, तो ये राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ लिया है। यस। अब इसको हम एक प्लॉट के माध्यम से इसको समझेंगे कि तो ये प्लॉट किस किस के बीच में है। तो यहाँ पे ये देखिए P1 है ना, P1 क्या है, वेपर प्रेशर है ना। तो द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर है ना। तो एक तो वेपर प्रेशर एंड सेकंड कौन है, मोल फ्रैक्शन x1 है ना। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच के आपके यहाँ पर प्लॉट बनाया गया है। उसी प्रकार ये P2 और x2 के बीच में भी प्लॉट बनाया गया है ना। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के जो वेपर प्रेशर और दोनों के मोल फ्रैक्शन का प्लॉट एक साथ बनाया गया है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ओके। यस। अब इसको समझते हैं। यस। तो सबसे पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर तो क्या, जो वेपर प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। किसका मोल फ्रैक्शन, x2 का। क्यों, क्योंकि x1 है ना, यहाँ पे x1 है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मतलब यहाँ पे टोटल पूरा का पूरा कौन है, P1 के साथ में कौन होगा, x1। मतलब पूरा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है। तो जब प्योर सॉल्वेंट हो उस समय का उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P01, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ना। तो उस समय हम जब सॉल्यूट उसके अंदर कोई मिलाया हुआ नहीं है उस समय x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर। मतलब जो भी वेपर प्रेशर हमारा होगा वो प्योर
सॉल्वेंट का ही होगा। ओके, अब धीरे धीरे हम उसके अंदर सॉल्यूट मिला रहे हैं, मतलब किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं, X2 की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। क्लियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2। तो जैसे जैसे हम X2 मतलब इसकी सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि X1 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और X2 की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो धीरे धीरे ये जो यहाँ पे जब X2 मतलब जब सॉल्यूट था ही नहीं उस समय उसका वेपर प्रेशर क्या था, 0। तो जैसे जैसे X2 को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब पूरा का पूरा जब X2 आ जाएगा पूरा, है ना, जब X2 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है ना, जिसको हम कहते हैं P02। ओके, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर और दोनों के मोल फ्रैक्शन का कंबाइन है ना प्लॉट आपके सामने दिया हुआ है ना। तो जब यहाँ पे जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये वाला जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, P टोटल। ओके, जो किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के इक्वल होता है। ओके, तो इस प्रकार राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनका ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में प्लॉट आपके सामने है। तो इस प्रकार हमने ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और उनके जो उसका राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो उसका ग्राफ है ना, उसको हमने डिटेल से समझा है ना। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यस, शुरू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले वो बता दी है। क्या डेफिनेशन है इसकी, तो व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी सांद्रता पर या किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं ना, डज नॉट ओबे मतलब राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, वो वाले सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, है ना। जब वो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है ना, उसकी वैल्यू और दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के अलग अलग जो वेपर प्रेशर है ना, उन दोनों की टोटल और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की टोटल दोनों की वैल्यू हमें सेम है ना, एक जैसी मिलने वाली नहीं है, दोनों में डिफरेंस प्राप्त होगा। कौन से सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, है ना। और यही बात आइडियल सॉल्यूशन में क्या थी, दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर को टोटल और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की टोटल दोनों की वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। और नॉन आइडियल के अंदर ये हमें इक्वल प्राप्त होने वाली नहीं है। क्लियर। उसी प्रकार जो एंथैल्पी के अंदर भी यहाँ पर जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो उनके दोनों की एंथैल्पी में भी चेंज होगा, है ना। मतलब यहाँ पर एंथैल्पी में कुछ न कुछ परिवर्तन या चेंज होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, है ना। और उसमें आइडियल के अंदर एंथैल्पी में कुछ भी चेंज होता नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो वॉल्यूम के अंदर भी जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से पहले का जो वॉल्यूम होता है, दोनों के अंदर भी डिफरेंस प्राप्त होता है, मतलब उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती नहीं है ना। कुछ न कुछ चेंजअप हमें वॉल्यूम में भी चेंजअप प्राप्त होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न है कि इंटरेक्शन ऑफ ए मतलब जो ए और ए जो पार्टिकल उनके बीच में इंटरेक्शन, और बी और बी के बीच में जो पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, वही वो वाला इंटरेक्शन हमें ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन जो होता है वो उसके इक्वल नहीं होता है। मतलब मॉलिक्यूल जो पार्टिकल जो हैं उनके बीच में इंटरेक्शन में कुछ न कुछ क्या होता है, चेंजअप होता है ना। या तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा या फिर इंटरेक्शन कम होगा,
है ना, ऐसा कुछ होगा। इसलिए तो दोनों के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन के चेंजअप होने की वजह से हमारे ये सारे जो ये प्रेशर है, एंथैल्पी है और वॉल्यूम है ना, उनकी वैल्यू के अंदर हमें चेंजअप प्राप्त होता है। और इस प्रकार के सॉल्यूशन राउट लॉ को ओबे नहीं करते हैं तो वो हमारे सॉल्यूशन कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद ये जब वैल्यू जब इक्वल प्राप्त होती नहीं है ना, तो मतलब या तो ज़्यादा प्राप्त होगी या फिर कम प्राप्त होगी, दोनों में एक स्थिति होगी। तो इस आधार पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हमारा है नेगेटिव डेविएशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर उनकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी, और नेगेटिव डेविएशन के अंदर इनकी जो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी, है ना। तो इन दोनों को जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो दो टाइप हैं उनको हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है ना। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यस, शुरू करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है मतलब उनके अंदर जो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो टोटल जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, हायर प्राप्त होती है, मतलब ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो P1 और P2 को यदि हम जोड़ते हैं तो उससे हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। P1 और P2 की वैल्यू कौन सी है, जब ये इंडिविजुअल, है ना, जब अलग अलग जब दोनों का वेपर प्रेशर प्राप्त करते हैं और उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, सॉल्यूशन के प्रेशर, वेपर प्रेशर की वैल्यू है ना, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के एडिशन के बाद भी क्या प्राप्त होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा प्राप्त होती है ना, हायर प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न ये है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, दोनों को हम जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद में इनका जो इंटरेक्शन है ना, दोनों के पार्टिकल का, है ना, ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, देखिए ध्यान से, ए मतलब ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे क्या है, कम है। मतलब दोनों के पार्टिकल आपस में सही ढंग से सोल्यूबल नहीं हो रहे, है ना। ए और बी दोनों के पार्टिकल का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है। कम होने की वजह से जब पार्टिकल स्वतंत्र अलग अलग होते हैं ना, फ्रीडम के अंदर होते हैं, तो जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो दोनों पार्टिकल आसानी से वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो उनके जो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। ये इसका रीज़न है ना। तो ये तो हो गया उसके प्रेशर की वैल्यू जो ज़्यादा प्राप्त होती है। उसके बाद में डेल एच, एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा प्राप्त होती है। जब डेल एच की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो मतलब ये प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, ये प्रोसेस हमारा होता है एंडोथर्मिक, है ना, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्लियर। उसके बाद हमारा है डेल वी, है ना, वॉल्यूम के अंदर भी जो हमारा जो चेंजअप होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव चेंजअप होता है। मतलब डेल वी मतलब आयतन के अंदर, वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा वो प्राप्त हो रही है। मतलब वॉल्यूम भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना।
वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, मतलब आयतन के अंदर बढ़ोतरी होती है जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं उसके बाद, है ना, जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद। ओके, तो ये हमने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों प्राप्त होती है, और उसके अंदर डेल एच और डेल वी में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनके एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमारा है एथेनॉल, और दूसरा उसके साथ में एथेनॉल के साथ में यदि हम एसीटोन को मिलाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना। उसके बाद में हमारा है कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, CH2 के साथ में हम क्या मिला रहे हैं, एसीटोन। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में भी यदि एसीटोन को हम मिलाते हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना। ये दो एग्जांपल नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो आपको याद रखना है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे कि ये जो प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, है ना, जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, तो उनके अंदर ये जो प्लॉट है वो किस किस के बीच में है, तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है ये जो डॉट डॉट जो लाइन आपको दिख रही है वो राउट लॉ के अकॉर्डिंग है ना, आइडियल सॉल्यूशन के। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये प्लॉट किस प्रकार से प्राप्त होगा, है ना। तो इसमें P1 जो भी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वो कैसी प्राप्त हो रही है, तो वो हमें ज़्यादा प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव प्राप्त हो रही है ना, हाइयर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो P1 ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, उसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये जो प्लॉट है वो इस तरह से ऊपर की ओर हम इसको बनाते हैं। उसी प्रकार P2 की भी जो वैल्यू जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो सीधी थी, है ना, वो हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये इस तरह से इसका प्लॉट प्राप्त होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो P टोटल की वैल्यू जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो डॉट डॉट के रूप में आपके सामने है वो भी हमें इस तरीके से इसका प्लॉट प्राप्त होता है। मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के अंदर जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, हायर प्राप्त होती है। तो प्लॉट भी हमारा उसी अकॉर्डिंग हमने बनाया है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यस, शुरू करते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। क्या होते हैं ये, तो इनका जो टोटल वेपर प्रेशर रहता है ना, नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, है ना, जो इनका जो टोटल प्रेशर रहता है उनके जो सॉल्यूशन का वो क्या होता है, इज़ लोअर। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद का जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन, मतलब इस प्रकार के सॉल्यूशन हमारे नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इनके अंदर जो वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो कम क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो पार्टिकल है उनके बीच में इंटरेक्शन, है ना। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे तो मिलाने के बाद में जब ए और बी दोनों के पार्टिकल के बीच में यदि इंटरेक्शन यदि ज़्यादा हो जाएगा, है ना, मतलब दोनों आपस में यदि ज़्यादा एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो वो दोनों आसानी से वेपर में चेंज होने वाले नहीं है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है हमारे
ए और बी के बीच में, है ना। इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो जिससे हमारा जो टोटल जो प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये P1 और P2 की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ना। उसके बाद एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, नेगेटिव, है ना। उसकी वैल्यू 0 से कम प्राप्त होती है, मतलब ये नेगेटिव प्राप्त होती है। मतलब ये हमारा प्रोसेस कौन सा है, ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। उसके बाद में वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होता है वो भी हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव। मतलब दोनों को मिलाने के बाद में उसका जो वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसकी वैल्यू 0 से कम प्राप्त होती है ना, वॉल्यूम की। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं उनके एग्जाम्पल के अंदर हमारा पहला एग्जाम्पल है फिनॉल, और फिनॉल के साथ हम किसको मिला रहे हैं, एनिलीन को मिला रहे हैं ना। फिनॉल का फॉर्मूला आपके ध्यान में होगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमारा क्या होता है, OH, है ना। तो ये फिनॉल, और एनिलीन, तो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 हो, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा है एनिलीन, है ना। तो दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन हमारा प्राप्त होता है वो हमारा होता है नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। मतलब इनके अंदर जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच में क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, इसी वजह से ये नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है ना। सेकंड एग्जांपल हमारा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और उसके साथ में हम एसीटोन को मिलाएं तो ये भी हमारा नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उसके प्लॉट की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव डेविएशन वाले उनका प्लॉट, तो इनके अंदर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ना, पी टोटल की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। कम प्राप्त होती है तो हमारा जो ग्राफ जो राउल्ट के अकॉर्डिंग ये जो डॉट डॉट वाला है उससे कम, है ना, कम प्राप्त होते हैं। इसलिए ये जो हमारा जैसे P1 का जो प्रेशर है ना वो भी हमारा ये लोअर प्राप्त होता है ना, तो इसलिए जो प्लॉट है वो नीचे की ओर बना रहे हैं। P2 की वैल्यू, है ना, P2 का जो वेपर प्रेशर है, जो हमारा P2 कौन है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी ये कम प्राप्त हो रहा है ना, और ये टोटल प्रेशर हमारा जो है उसकी वैल्यू भी हमें कम प्राप्त हो रही है ना, मतलब लोअर प्राप्त हो रही है ना। तो ये इस तरह से हमारा जो प्लॉट क्या बता रहा है, नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये प्लॉट बनाया गया है ना। तो इस तरह से हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशन थे वो हमारे पूरे होते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आगे हम शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एजियोट्रॉप मिक्सचर, है ना, उसको शुरू करते हैं। ओके, यस, शुरू करते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर, है ना। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है ना, तो उसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है वाटर प्लस एथेनॉल, है ना। तो जैसे मान लो ये वाटर है ना, और ये दूसरा हमारा कौन है, एथेनॉल, है ना। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और एथेनॉल का होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये हमारा किसका है, वाटर का, और ये हमारा किसका है, एथेनॉल का। दोनों को हम मिलाते हैं
और मिलाने के बाद ये जो मिक्सचर बनता है ना, सम लिक्विड, ये कुछ लिक्विड हैं, ऑन मिक्सिंग है ना, उनको मिक्स कर रहे हैं, विच आर बाइनरी मिक्सचर। ये मिक्सचर कौन सा बना रहे हैं? बाइनरी मिक्सचर है ना, उसके अंदर दो सॉल्यूशन हम मिला रहे हैं है ना। हैविंग द सेम कंपोजिशन, मिलाने के बाद उनका जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है? सेम, एक समान हो जाता है ना। इन लिक्विड एंड वेपर फेज, दोनों फेज के अंदर है ना। तो जब दोनों को मिलाया और ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है ना, जो मिक्सचर हमारा बना, यदि हम इसको बॉईल करते हैं तो बॉईल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब दोनों को बॉईल किया जाता है तो वाटर और एथेनॉल दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर वेपर के अंदर चेंज होते हैं, दोनों एक साथ। कि ऐसा नहीं कि जैसे एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है तो वो पहले होगा और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो बाद में होगा, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों के दोनों एक साथ वेपर के अंदर चेंज होते हैं और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली हमें प्राप्त होता है ना। मतलब दोनों को मिलाने के बाद यदि हम एथेनॉल और वाटर दोनों को यदि अलग करना चाहें तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार के जो मिक्सचर जो कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर कहलाते हैं, है ना। तो सम लिक्विड और मिक्सिंग विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉईल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? एग्जाम्पल आपके सामने। ओके, अब ये जो एजियोट्रॉप मिक्सचर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना, और दूसरा हमारा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। दोनों का मतलब क्या होता है ना। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे मिनिमम बॉइलिंग है ना, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों की बॉइल है ना, मिलाने से पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मिलाने के बाद का जो बॉइलिंग पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? कम प्राप्त हो रहा है। जैसे इसका 100 था, इसका 78.37 था और दोनों का कितना है? 78.3। मतलब क्या हुआ कि दोनों को मिलाने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट जो हमें वो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? कम प्राप्त हुआ, है ना। तो मिनिमम, तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? जिसके अंदर क्या होता है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। इस प्रकार के सॉल्यूशन जो होते हैं वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, जिसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन प्राप्त होता है। ओके, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पॉजिटिव डेविएशन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। क्लियर? ओके। सेकंड हमारा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। मतलब इसका नाम से ही आपको क्लियर है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों सॉल्यूशन जो अलग अलग हैं, जैसे ये एग्जांपल इसका है ना, नाइट्रिक एसिड और वाटर, है ना। तो दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने से पहले इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, और मिलाने के बाद जब इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है तो वो दोनों का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या प्राप्त होता है? मैक्सिमम प्राप्त होता है, मतलब दोनों से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना, जिसका एग्जांपल नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, है ना। वाटर के अंदर हम नाइट्रिक एसिड को यदि हम मिक्स करें तो हमारा इस प्रकार का एजियोट्रॉप प्राप्त होता है ना। और ये जो एजियोट्रॉप है वो कौन से होते हैं? तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाले, है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव डेविएशन प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार के हमारे एजियोट्रॉप होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर। तो ये छोटा सा टॉपिक था एजियोट्रॉप मिक्सचर का, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना है, समझना है। तो आज हमने इस पूरे वीडियो के अंदर, है ना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके बाद में ये एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हमने समझा, है ना। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट प्राप्त होता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। धन्यवाद।